नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। जैसा कि आपको पता है कि गॉस प्रमेय के बारे में मैंने आपको बताया था कि गॉस प्रमेय में फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब हम लोग इसके अनुप्रयोग यानी उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है उसमें अनुप्रयोग में अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण या बोल सकते हैं चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। जबकि इसमें जो वैद्युत क्षेत्र लिया जाएगा वो एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब कि पूरी क्षेत्र में मतलब आसपास सब जगह पूरे तार पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इसे अनंत लंबाई के चालक तार को बनाने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तार को बनाएंगे इस तरीके से। ये हम लोग तार बनाएंगे। चूँकि अनंत लंबाई की कहा है तो अनंत लंबाई का मतलब होता है कि ये इनफाइनाइट लेंथ हुआ ये। तो हमने इसे डैश डैश दिखा दिया ताकि ये ऊपर की तरफ भी इंक्रीज कर सकता है और ये नीचे की तरफ भी इंक्रीज ऐसे किया हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों आवेशित चालक तार। चलिए मैं ऊपर कर रहा हूँ फिगर बनाने के लिए ताकि आपको क्लियर चीज़ें दिखाई दे। तो अब देगा, कह रहा है कि अनंत लंबाई की ये तार है तो आवेशित बोला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस चार्ज ले लेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर प्लस चार्ज ले लेंगे। प्लस चार्ज के बाद अब क्या होगा, चूँकि जैसा कि आपको पता है कि गॉस प्रमेय में जब मैं प्रूफ किया था तो वहाँ पर हम क्या करते थे, किसी भी आवेश था तो उस आवेश के चारों ओर हम लोग क्या करते थे, उसको गॉसियन सरफेस से घेरते थे। चूँकि यह एक लाइन है, तार है, और इस तार को घेरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेलनाकार गॉसियन सरफेस की आवश्यकता होगी। क्यों, इसका लॉजिक ये है, रीजन ये है कि ये तार है तो इस पूरे तार की लेंथ को कवर करने के लिए यानी कह सकते इसकी हाइट को कवर करने के लिए इसी के पैरेलल एक लाइन खड़ा करना पड़ेगा, फिर लेफ्ट में खड़ा करना पड़ेगा, फिर ऊपर वाले सरफेस को करने के लिए चूंकि ऊपर का सरफेस कैसा बनेगा, गोलाकार बनेगा, वृत्त के आकार में बनेगा, इसलिए इस ऊपर वाले सरफेस को घेरने के लिए वृत्ताकार आकृति और नीचे क्या होगी, वृत्ताकार आकृति। इस तरीके से सारी आकृतियों को कह सकते हैं, सारी चीज़ों को अगर मिलाया जाए, लेफ्ट राइट ऊपर और नीचे की जो छोटे छोटे आकृतियाँ बनी हुई हैं अगर हम उन्हें मिलाएं तो उनको मिलाने से क्या बनेगा दोस्तों, बेलन बनेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी भी आवेशित चालक तार को घेरने के लिए जिस गॉसियन सरफेस की आवश्यकता होती है वो गॉसियन सरफेस क्या होता है, वो होता है बेलन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको बेलन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, घेरते हैं, जिसे आप सिलेंडर कहते हैं। तो चलिए मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से आप दिखाना। ठीक है। ये ठीक है। तो हमने ये बना दिया, ये बेलन बना दिया। अगर आपको डार्क दिखाना है तो डार्क भी दिखा सकते हैं या डैश के थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो चूंकि जैसा कि आपको पता है कि इसकी लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। इसको हम लोग मान लेंगे कि जो गॉसियन सरफेस की हाइट है वो क्या है, एल है, यानी यहाँ से यहाँ तक की तार की लंबाई क्या है, एल है। क्योंकि निकालने के लिए ज़रूरी है कि दायरों को क्या किया जाए, फिक्स किया जाए, बाकी सब चीज़ें निकल जाएंगी। तो अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है वो क्या है दोस्तों, एल है। ठीक है। हाइट क्या है, एल है। अब हमने क्या किया कि अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार था जिसको हमने गॉसियन सरफेस, बेलनाकार गॉसियन सरफेस से घेर दिया। अगर आपको दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं कि इस पर चार्ज क्या है, इस पर चार्ज जो दिखाया गया है वो चार्ज दिखाया गया है, क्यू चार्ज इस पर दिखाया गया है। अब जैसा कि आपको पता है
कि जब भी गॉस प्रमेय का उपयोग किया जाता है तो उस पर क्षेत्रफल लेते हैं और क्षेत्रफल के साथ नॉर्मल वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश के टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा पार्ट मानते हैं, उस पार्ट को उस पर नॉर्मल खींचते हैं। जैसे नॉर्मल खींचते ही वो जो क्षेत्रफल होता है सदिश में कन्वर्ट हो जाता है, एरिया वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो चूंकि इसमें आप देख रहे हो एक ऊपर सरफेस, नीचे सरफेस, राइट सरफेस, लेफ्ट सरफेस, 4 सरफेस है। तो आप चाहें तो ऊपर का निकाल सकते हैं, फिर नीचे निकालें, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो चूंकि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक्टिविटी राइट में होगी वही एक्टिविटी क्या होगी लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि ये तार है और तार को अगर हम एक समतल दर्पण या मिरर इमेज के तौर पे देखें, समतल दर्पण के तौर पे देखें, तो समतल दर्पण क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट राइट है उसी की इमेज कहाँ बनेगी दोस्तों? लेफ्ट बनेगी। तो आप कॉन्सेप्चुअली कह सकते हैं कि जो कहानी यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता राइट होगी वहीं क्या होगी? लेफ्ट भी होगी, क्योंकि जितनी दूर पर ये वाला सरफेस है उतनी ही दूर पर तार से ये वाला भी सरफेस होगा। हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र ऊपर, नीचे, राइट, और लेफ्ट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो कहानी इधर होगी वहीं लेफ्ट में भी होगी। तो चलिए देखते हैं। चूँकि जैसा कि आपको पता है हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, एरिया वेक्टर लेने के लिए हमें लेना पड़ेगा छोटा सा पार्ट। तो चलिए मैं ले रहा हूँ एक छोटा सा पार्ट। ये जरूरी नहीं है कि आप यही माने, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। हमने माना कि एक छोटा सा एरिया है डी ए, ठीक है। अब तो एरिया हो गई डी ए। अब चूंकि यह क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एरिया बनाने के लिए, सदिश बनाने के लिए इस पर नॉर्मल खींच देंगे। तो नॉर्मल खींचेंगे तो ये क्या हो गया? वेक्टर डीए हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? वेक्टर डीए हो गया। अब चूंकि यह प्लस चार्ज है तो प्लस से बल रेखाएं क्या होती है? बाहर निकलती हैं। तो चूंकि जैसे ही बाहर अगर प्लस से बाहर निकलेगी तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरीके से होगा, राइट साइड होगा। यानी बल रेखाओं को अगर वास्तविक देखा जाए तो ऐसे बाहर निकलती है, लेफ्ट या राइट में लंबवत, इस तार के लंबवत चारों तरफ निकलेंगी। तो चूंकि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ई और डी ए के बीच का एंगल कितना बनेगा दोस्तों? 90 डिग्री। तो दिखा दीजिएगा कि यहाँ पर एंगल कितना बना? 90 डिग्री। अब ऐसे ही हम लोग एक छोटा सा हिस्सा मानेंगे यहाँ पे, जिसका एरिया क्या होगा? डी ए होगा। यहाँ से हम लोग क्या खींचेंगे? ई खींचेंगे, वेक्टर ई, सदिश दिखाया वेक्टर ई। नॉर्मल खींचेंगे तो ये नॉर्मल कहाँ जाएगा दोस्तों? नीचे जाएगा, वेक्टर डी ए। तो इस केस में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो आपने ऊपर दिखा दिया, फिर नीचे दिखा दिया। अब बात आती है राइट वाले की, बात करेंगे, फिर क्या करेंगे? लेफ्ट वाले की। तो कहानी को हम देखेंगे, फिलहाल हम ऊपर और नीचे निकाल लेते हैं, फिर लेफ्ट वाले के लिए भी वही कंडीशन, यानी राइट वाले जो सरफेस है उसके लिए भी वही कंडीशन लगा के इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए, तो आपको फिगर भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं अब इसको प्रूफ करने चल रहा हूँ। तो अब चलिए मैं लिखता हूँ, इसको प्रूफ कर रहा हूँ। लिखेंगे गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ के ऊपर या नीचे से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों कितना होगा कुल वैद्युत फ्लक्स? फाई ई इक्वल्स टू होगा, कितने सरफेस है? 1 2। तो अगर आप इसको S1 मानना चाहें तो S1 मानिए, इसको मानना चाहें S2 तो आप S2 माने। ओवरऑल लिया जाता है S1। क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस, अगर S2 सरफेस की बात करें तो नीचे S2 होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अगर हम यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा? S1 में ई डी ए कॉस क्या होगा? थीटा, और थीटा की जगह क्या होगा? 90। जैसा कि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है दोस्तों? कॉस आती है। तो ये हो गया फाई टू S2 में ई डी ए कॉस क्या हो गया? 90। और जैसा कि आपको पता है कॉस 90 की वैल्यूज तो होती है 0 + 0, तो फाई ई इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? 0। तो कहानी यहाँ से ये आती है, यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि
कि ऊपर और नीचे के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो आप कह सकते हैं कि अतः गॉसियन सरफेस के ऊपर तथा नीचे के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हमने ऊपर निकालना आपको सिखाया, नीचे निकालना सिखाया। अब क्या है दोस्तों, ये राइट साइड में, चूंकि ये तार के क्या है दोस्तों, बगल में स्थित है, अगल बगल में स्थित है, इसलिए हम इस बगल वाले सरफेस को बोलते हैं पार्श्व सरफेस, यानी लैटरल सरफेस के नाम से जानते हैं, पार्श्व सरफेस कहते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे कि पार्श्व पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलिए निकालते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं अभी यहाँ मिटा रहा हूँ और हम लोग लिखेंगे, अब पार्श्व वाली कहानी देखेंगे। तो चूंकि पार्श्व के लिए करना पड़ेगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब हम कहेंगे कि चूंकि हम लोग मानेंगे कि यहाँ से r दूरी पर एक क्या है दोस्तों, पॉइंट P है, जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चूंकि यह बड़ा सा सरफेस है, तो हम लोग जानते हैं कि एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं। हमने एक छोटा हिस्सा मान लिया दोस्तों, जिसका एरिया क्या था, dA है। चूंकि इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वेक्टर E होगा। अगर हम इस पर नॉर्मल खींचे तो क्या होगा, वेक्टर dA होगा। अगर नॉर्मल में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो देखिए, मान लीजिए कि ये मार्कर है, मार्कर एक सरफेस है, पृष्ठ है। अगर हमें इसे नॉर्मल यानी अभिलंब खींचना है, तो अभिलंब खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल, ये अगर वर्टिकल खींचेंगे तो पैरेलल हो जाएगा। नॉर्मल खींचने के लिए यहाँ से ऐसे खींचना पड़ेगा, तभी दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90। इसीलिए ये वेक्टर dA क्या हो गया है, बाहर निकला हुआ है। तो इस केस में दोस्तों थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा फिगर। तो अब हम दोस्तों देखेंगे पार्श्व पृष्ठ की तरफ। तो लिखेंगे पार्श्व पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अगर बात की जाए पार्श्व पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो अगर आप इसको S3 दिखाना चाहें तो दोस्तों आप S3 दिखा सकते हैं। और ये क्या हो गया, S4। जो कहानी S3 में होगी वहीं S4 में होगी। तो चूंकि फाई E इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, ओवरऑल S3 क्या हो गया, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो अगर हम लोग देखें S3 में, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, E dA cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। तो S3 हो गया, तो ये हो गया E dA। अब देखिए दोस्तों, E तो बाहर निकल गया, ओवरऑल क्या हो गया, dA बचा। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या बचेगा दोस्तों, एरिया क्या बचेगा, E बचेगा। अब आपका एरिया जो बचेगा दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए फिर थोड़ा सा मैं राइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि आप फिगर भी समझ चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं। अब E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसलिए अगर हम लोग देखें तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, सॉरी, इसलिए फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, E इंटू क्या हो जाएगा, A। और जैसा कि आपको पता है, अगर हम इस बेलन का एरिया लिखना चाहें तो 2 पाई r इंटू क्या होता है, L। तो क्या हो गया दोस्तों, 2 पाई r इंटू क्या हो गया, L। इक्वेशन कर दें आप 1। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो गई है कि फाई E इक्वल्स टू क्या आ गया है दोस्तों, फाई E इक्वल्स टू क्या आ गया है, E इंटू 2 पाई r L। ठीक है, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आ रहा होगा आपको, यहाँ से मैं लिखता हूँ। इसलिए फाई E इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई r L। इक्वेशन क्या हो गया, 1। अब देखिए, फाई E की तो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, परंतु अब लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। तो लिखेंगे परंतु गॉस प्रमेय से, परंतु गॉस प्रमेय से। तो गॉस की कहानी क्या कहती है दोस्तों, फाई E इक्वल्स टू होता है
Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 2, यानी किसी भी बंद सरफेस में जो भी टोटल आवेश होता है उस टोटल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना ही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी फाई इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन एप्सिलॉन 0। जैसा कि आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट और 2 को देखेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट लेफ्ट वाली आइडेंटिटी यानी लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए हम इसका कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो मैं तुलना करके लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे। मैं इधर अब फिगर मिटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि फिगर में अब कुछ रहा नहीं, निकल चुका है। और ये वाला भी हो ही चुका है। ये मैं इधर फिगर्स की सहायता है। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अगर समीकरण 1 व 2 की तुलना हो तो क्या हो जाएगा, E इंटू क्या होगा 2 पाई आर एल इक्वल्स टू Q अपन क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया 1 अपॉन 2 पाई आर एल Q अपन क्या, सॉरी ऐसे आप लिखें 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई आर एल होगा। इक्वेशन आप कर दे दोस्तों 3, लिखेंगे परंतु रेखीय आवेश घनत्व से, परंतु रेखीय आवेश घनत्व से लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, Q बाई एल होता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी कि आखिर ये कैसे आया, तो मैंने इससे पहले जो है आवेश घनत्व वाला टॉपिक पूरा डिटेल बताया है। उसमें रेखीय घनत्व, आयतन घनत्व और क्षेत्रीय घनत्व के बारे में बताया गया, तो उसको पढ़ें आप। क्योंकि तार एक पतले तार एल लेंथ की होती है, इसलिए हम रेखीय घनत्व लेते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई एल। इसलिए Q इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, लैम्डा एल। इक्वेशन कर दें आप 4। अब Q की वैल्यू उठा के आप पुट कर दें कहाँ पे, 3 में। तो लिखेंगे, चलिए मैं मिटा रहा हूँ, लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में Q का मान रखने पर, Q का मान रखने पर, तो अगर समीकरण 3 में Q की वैल्यू रखी जाएगी तो E इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, E इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, Q इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई क्या होगा आर एल। तो एल से एल कट गया, इसलिए E इक्वल्स टू क्या हो गया 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर। तो अगर एक्चुअली बात की जाए दोस्तों, तो यही एक्चुअल इसकी क्या होती है, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर, यही इसकी फाइनल रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप इसको 4 पाई में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। E इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई क्या हो गया आर, या आप कह सकते हैं E इक्वल्स टू क्या होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2 लैम्डा बाई क्या हो गया दोस्तों आर। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर क्या आ गया 6। तो E इक्वल्स टू क्या आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2 लैम्डा बाई आर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो गया, आपका ये प्रॉब्लम जो हो गया सॉल्व हो गया। तो अगर यहीं तक था कहानी, E इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2 लैम्डा बाई क्या है आर, जहाँ लैम्डा क्या है आप कह सकते हैं, लैम्डा क्या है रेखीय आवेश घनत्व है, आर दूरी है, और E क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो दोस्तों फिर भी मैंने आपको कोशिश किया कि आपको सरल शब्दों में चीज़ों को समझाने की कोशिश की जाए। ये पहला अनुप्रयोग था गॉस प्रमेय में। इसके बाद से एरिया वाला देखा जाएगा, फिर खोखले गोले ठोस गोला वाला कॉन्सेप्ट भी देखा जाएगा। तो ये पहला अनुप्रयोग मैंने आपको क्लियर कराया है। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।